सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 3 तरह के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए थे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे इन सब चीजों को। ये 3 प्रॉब्लम्स थे क्या? वॉर इफेक्टेड इकोनॉमी को फिर से डेवलप करना, दूसरा था इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो क्राइसिस था उसको सॉर्ट आउट करना, और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस व्यापार को क्या करना, एक बार फिर से रीस्टोर करना। तो इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में आईएमएफ पे चर्चा किया था। आईएमएफ में कितने मेंबर्स हैं, आईएमएफ का क्या फंक्शन है, आईएमएफ किस तरह से अपने मेंबर कंट्रीज के लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वर्ल्ड बैंक और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या डिस्कस पार्ट होगा हमारा? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? ऑब्वियसली बात है, ब्रेटन वुड्स समिट से ही आया हुआ यह इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, इसमें कौन कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है कि कोई भी मेंबर वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप को, कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप को कैसे ले सकता है और कैसे उसको छोड़ सकता है, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक में एक शब्द बैंक है जो कि विश्व स्तर पे, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे है। बैंक की सामान्य भाषा में, सामान्य परिचर्चा में आप दैनिक रूटीन में भी देखते होंगे। अगर हमें घर खरीदना है तो हम बैंक के पास जाते हैं, अगर हमें कार खरीदना है तो हमें बैंक से लोन मिलता है, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें बैंक से लोन मिलता है। बैंक मींस क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, डेवलपमेंट को प्रमोट करती है और इन्वेस्ट से कुछ प्रॉफिट गेन करती है। अगर हम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक उसके अगेंस्ट हमसे कुछ ब्याज लेती है और उस ब्याज, वही ब्याज उसका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके बदले क्या होता है? अगर हम किसी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो बिजनेस डेवलप होता है, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, हमने मार्कर का, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए बैंक से लोन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मार्कर का उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मार्कर की सप्लाई बढ़ेगी और इकोनॉमी में मार्कर की उपलब्धता बढ़ेगी। मींस ऑल अबाउट इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक उसी तरह से विश्व स्तर पे अगर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, विश्व स्तर पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, विश्व स्तर पे विकास को प्रमोट करना है, तो उसके लिए कौन सा बैंक है? वर्ल्ड बैंक है। तो बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक है और बैंक है, डोमेस्टिक लेवल पे जो बैंक के कार्य होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट वही फंक्शन वर्ल्ड बैंक के हैं। तो ये तो समझ में आया होगा। इसमें हम लोग वैसे चीजों को ही पढ़ने जा रहे हैं जो कि सामान्य बैंक के द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। इसके ऊपर जो रूल्स होंगे, इसके जो गाइडलाइंस होंगे, जो हमारे घरेलू बैंक हैं, जो आरबीआई पॉलिसी से एस्टेब्लिश्ड बैंक हैं, उससे डिफरेंट होगा। तो क्या डिफरेंट होगा? आइए एक एक करके सबको हम लोग उसको समझते हैं। वर्ल्ड बैंक, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, यह वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ है किससे? ब्रेटन वुड्स समिट से हुआ है। ब्रेटन वुड्स समिट 1944 में हुआ था और यह वर्ल्ड बैंक 1945 में आईबीआरडी के रूप में आया। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद 1945 में आईबीआरडी के रूप में। आईबीआरडी मींस क्या? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास का बैंक। फिर यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ऑर्गन है। यह ध्यान रखिएगा, आईएमएफ भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन था, वर्ल्ड बैंक भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, मेन ऑर्गन नहीं है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह होता है, मेन ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में अगर कोई मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो उसके मेंबरशिप के लिए कंपलसरी है आपको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेनी ही होगी। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है तो कोई जरूरी नहीं, आप यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं भी हैं, इसके एलिजिबिलिटी को, इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसके मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो यह एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन का। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर हम लोगों ने कहां देखा था? वॉशिंगटन डीसी में ही देखा था। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 189 है। भारत भी इसका एक मेंबर कंट्री है। फिर इसके जो चेयरमैन है अभी वर्तमान समय 14 चेयरमैन के रूप में है, वह अजय बंगा है। ऑब्वियसली बात है, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है यूएसए है, इसलिए इसके जब भी चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन बनेंगे, वह कहां से बनेंगे? यूएसए अपॉइंटेड ही होगा, यूएसए के द्वारा ही बनाया जाएगा। यह हम लोग आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो विश्व बैंक का बेसिक इंफॉर्मेशन है। विश्व बैंक
सामान्यतः विश्व बैंक में दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, आईबीआरडी और आईडीए, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व बैंक समूह के रूप में है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूप में है। विश्व बैंक समूह के रूप में बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली भी हम लोग क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग विश्व बैंक कहते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 1945 में आईबीआरडी ब्रेटन वुड्स समिट के तुरंत बाद जो संस्था डेवलप हुआ था उसका नाम था आईबीआरडी। यहां लिखा हुआ है आईबीआरडी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मैंने पहले ही बोला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम से ही स्पष्ट है आईबीआरडी, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन कब होगा? रिकंस्ट्रक्शन जब डिस्ट्रॉय होगा कोई चीज, ऑब्वियस सी बात है, जब युद्ध होगा, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच वार हो रहा है, तो यूक्रेन में डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उस कंडीशन में उसको रीस्टोर रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा? आईबीआरडी करेगा। फिर इजराइल फिलिस्तीन में वार हो रहे हैं, तो फिलिस्तीन में डेवलपमेंट होगा तो कौन करेगा? रिकंस्ट्रक्ट करेगा कौन? आईबीआरडी करेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में, और रिकंस्ट्रक्शन करेगा। देन फिर इसमें डेवलपमेंट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट कम होगा, कब होगा? ड्यूरिंग पीस टाइम। हमेशा तो युद्ध नहीं होगा, हमेशा तो देश आपस में नहीं लड़ेंगे। जब शांति काल होगा, ये पीस टाइम होगा, पीस फेज होगा, उस समय में डेवलपमेंट वर्क भी इसके द्वारा किया जाएगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, ये इसके लिए इन्वेस्ट करना है तो कौन इन्वेस्ट करेगा? आईबीआरडी। आईबीआरडी के नाम में ही छुपा हुआ है इसका उद्देश्य, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन कब? जब वार इफेक्टेड इकोनॉमी हो, डेवलपमेंट कब? जब पीस टाइम हो। तो यह पैटर्नल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1945 में हुआ है। उसके बाद इस ग्रुप में एक और इंस्टीट्यूशन शामिल हुआ है, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ है। 45 में यह आया है। 11 साल के बाद एक और इंस्टीट्यूशन आया है। यह इंस्टीट्यूशन किस परिप्रेक्ष्य में आया, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। आईबीआरडी जनरली कंट्री को लोन देती है, देश को लोन देती है। आईएफसी क्या है? केवल अभी जो वर्ल्ड वाइड जो है देखेंगे आप, कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी डेवलपमेंट में बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, निजी क्षेत्र को अगर लोन है, लेना है, निजी क्षेत्र को निवेश करना है, उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए आईबीआरडी नहीं होता था, उसके लिए कौन होता है? आईएफसी। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस है, उसको कहां से लोन मिलेगा? आईएफसी से मिलेगा। क्योंकि डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अधिक है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अधिक है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लोन को, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन को सिक्योर करने के लिए ऐसा महसूस किया जाने लगा कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। उसी कंटेक्स्ट में इस आईएफसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कब? 1956 में। इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद भी जो उद्देश्य था वर्ल्ड बैंक का, जो विश्व के विकास के दर में तेजी आए, डेवलपिंग नेशन का तेजी से विकास हो, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानता है वह कम हो, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन आया है 1960 में, 1960 में। इसका नाम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। इसका जो है, इसका मेन जो आप देखेंगे मेन फंक्शन है, यह कम इंटरेस्ट रेट पर, यह कम ब्याज दर पर विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आईबीआरडी का एस्टेब्लिशमेंट विकासशील देशों के डेवलपमेंट के लिए हुआ था, लेकिन आईबीआरडी के द्वारा जो लोन दिए जाते थे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होता था? अधिक होता था। ना इंटरेस्ट रेट अधिक होता था, बल्कि इसका जो रिपेमेंट टाइम होता था वह भी कम होता था, जिस कारण से विकासशील देश इसको लेकर, इससे लोन लेने में, ऋण लेने में बहुत मोटिवेट नहीं होते थे, बहुत इसको लेकर के उत्साहित नहीं होते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया चलो एक और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हो, ना केवल इंटरेस्ट रेट कम हो बल्कि जो है उसमें का जो रिपेमेंट टाइम पीरियड हो वह भी अधिक हो। तो उसी को ध्यान रखते हुए आईडीए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कब? 1960 में हुआ है। आईडीए में जो, आईडीए से जो लोन दी जाती है, जो ऋण दी जाती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड ऑफ पेमेंट होते हैं उसके, इसलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो स्कीम, टेक्निकल वर्ड है, उदारीकृत ऋण की खिड़की भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आईडीए को कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो स्कीम। मींस यह क्या है? आसानी से सदस्य देशों को, जो मेंबर कंट्री है, स्पेशली डेवलपिंग नेशन, उसको ऋण उपलब्ध कराता है। अब देखेंगे आईबीआरडी और आईडीए, बेसिकली वर्ल्ड बैंक के रूप में यही दो इंस्टीट्यूशन
रिकॉग्नाइज होता है आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी जहां हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल कराता है, आईडीए वहीं क्या करता है, लो इंटरेस्ट रेट पर, जो विकासशील देशों के लिए। और भारत जो है वह दोनों से लोन लेने में सक्षम है। भारत का जो ग्रोथ का रैंकिंग है वह आईबीआरडी और आईडीए दोनों से ऋण प्राप्त करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आईबीआरडी के द्वारा जनरली जो ऋण लोन दी जाती है वह फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भौतिक आधारभूत संरचना के लिए, जैसे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज। और आईडीए के द्वारा जो लोन दी जाती है वह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या, एजुकेशन, हेल्थ और भी सोशल जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो लोन दी जाती है वो कहां से दी जाती है, आईडीए से दी जाती है। यह भी एक डिफरेंस है आईबीआरडी और आईडीए में। अब आइए देखते हैं उसके बाद इस ग्रुप में कौन सा इंस्टीट्यूशन शामिल हुआ, आईसीएसआईडी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईसीएसआईडी। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है, 1966 में हुई है। अगर निवेश से संबंधित किसी तरह का विवाद होगा तो वह कहां होगा, आईसीएसआईडी में जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार परियोजना और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जल विद्युत परियोजना और रिवर को लेकर के विवाद है। तो उस कंडीशन में आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जो पाकिस्तान ने कहां अप्रोच किया है, आईसीएसआईडी में अप्रोच किया है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है भारत को, इसलिए क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत सभी का मेंबर है, केवल आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है, हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिर मिगा उसके बाद अगला इंस्टीट्यूशन आया 1988 में, मिगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका फुल फॉर्म हुआ, हिंदी में इसको बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी कहते हैं, इंग्लिश में मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहते हैं। अब यह क्यों हुआ है, 1988 में आया है। अब समझिएगा, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वार इफेक्टेड इकोनॉमी है, डिस्टर्ब है, तालिबान का शासन है। अब वहां पे कोई देश जो है वह निवेश करना नहीं, क्योंकि निवेश प्रॉफिट के लिए होता है, निवेश करना नहीं चाहेगा। और किसी एक देश के निवेश से भी उसका विकास नहीं होता, उसमें बहुत सारे देशों की भागीदारी होनी चाहिए। तो मिगा कहेगा ठीक है, भारत को कहेगा, रूस को कहेगा, ऑस्ट्रेलिया को कहेगा, चलिए आप लोग निवेश कीजिए और आपके निवेश की गारंटी जो है मैं लूंगा। अगर कोई इस तरह से कोई भी देश विश्व का जो इंटरनली डिस्टर्ब है, वार इफेक्टेड है और वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो वैसे कंडीशन में मिगा क्या करता है, जो वह एश्योर करता है जो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यह है मिगा, इसकी स्थापना 1988 में हुई। तो इस तरह से ये 5 इंस्टीट्यूशन है और इन पांचों इंस्टीट्यूशन को कलेक्टिवली हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है, लेकिन कॉमन इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो आईबीआरडी और आईडीए है। आई होप कि आपको ये इंस्टीट्यूशन और उसके फंक्शन समझ में आए होंगे। आइए आगे देखते हैं फिर क्या है। कोई भी देश विश्व बैंक का सदस्यता ले सकता है और उसको क्या कर सकता है, वह छोड़ भी सकता है आसानी से। क्या है उसका तरीका, थोड़ा इसको भी देखते हैं। विश्व बैंक के सदस्यों को 2 वर्ग में बांटा जाता है, एक होता है मौलिक सदस्य और दूसरा होता है सामान्य सदस्य। मौलिक मींस क्या, फंडामेंटल, जो बेस, जो जिस समय वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था, लगभग 44 देश थे, वो देश उसी समय वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ले लिए थे, उन्हें क्या कहा गया था, मौलिक सदस्य। और जो देश 1945 के बाद वर्ल्ड बैंक के मेंबर बने हैं उसे सामान्य सदस्य, जनरल मेंबर्स के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यही है, विश्व बैंक के सदस्यों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, मौलिक सदस्य और सामान्य सदस्य। मौलिक सदस्य वे देश हैं जो 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता को ले चुके थे, जबकि 1945 के बाद सदस्यता लेने वाले देशों को क्या कहा गया, सामान्य सदस्य कहा गया। इसके अंदर कोई देश आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करता है, हम लोग आईएमएफ वाले सेक्शन में देखे थे, अगर कोई देश आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करता है तो वह ऑटोमेटिक, और तो वह वर्ल्ड बैंक की सदस्यता के लिए भी क्या होता है, इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अपने आप वह विश्व बैंक की सदस्यता बन जाता है। आईएमएफ के 75, दूसरा एक कंडीशन और है, अगर आईएमएफ के 75% सदस्य सहमति से कोई भी सदस्य राष्ट्र आईएमएफ की सदस्यता त्यागने के बाद भी वर्ल्ड बैंक की सदस्यता का सदस्य बना रह सकता है। मींस क्या, आईएमएफ की सदस्यता के साथ आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता के लिए इलिजिबल है, लेकिन अगर आईएमएफ के टोटल 75% मेंबर यह कहे जो आप आईएमएफ का सदस्यता छोड़ दीजिए लेकिन वर्ल्ड बैंक का सदस्य आप बने रह सकते हैं, तो आप वह बने रह सकते हैं। इस तरह से यह सदस्य जो मेंबरशिप होता है इसका, वह कुछ इस तरह से इसमें लिया जाता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट है, इसको छोड़ा कैसे जाता है, किस तरह से कोई देश वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं होगा। तो आप देखेंगे सदस्यता की समाप्ति 2 तरीके से होती है, 2 रीजन होंगे जब आप वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप को छोड़ दिया जा सकता है। अगर कोई सदस्य देश स्वयं इंफॉर्मेशन देकर के,
इंफॉर्मेशन देकर के अपनी सदस्यता का त्याग, भाई अब मैं नहीं रहूंगा वर्ल्ड बैंक के साथ, आपके साथ मैं नहीं रहूं, मैं आपकी सदस्यता छोड़ रहा हूं, तो उस कंडीशन में वह सदस्य नहीं रह सकता। दूसरा, बैंक के नियमों का उल्लंघन करने पर भी उसे हटाया जा सकता है। अगर बैंक से लोन ले लिया और लोन समय पे रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बैंक करप्सी हो रहा है और बहुत सारे रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बैंक की सदस्यता से हटाई जा सकती है। तो इस तरह से आप जो है यह समझ चुके होंगे जो वर्ल्ड बैंक के सदस्यता को किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस तरह से इसके मेंबर्स बने जा सकते हैं और किस तरह से इसको छोड़ा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक में विश्व के 189 कंट्रीज हैं, उसमें सबसे अधिक शेयर किसका है, किस कंट्री की भागीदारी अधिक है? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी भागीदारी अधिक होगी वह उतना ही मजबूत होगा, उसके विश्व बैंक के पॉलिसी निर्माण में उसकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। तो जैसा कि आईएमएफ में था, आईएमएफ में भी सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक कोटा, सबसे अधिक वोटिंग राइट किसके पास था? यूएसए के पास था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो आईएमएफ पे दिया गया है उसमें मैंने डिस्कस किया है। इसमें भी सेम एज यूएसए के पास 60.41% का शेयर है। वर्ल्ड बैंक के टोटल 100% शेयर में से 16.41% किसके पास है? यूएसए के पास है। दूसरे नंबर पे जापान आता है 7.87%, जर्मनी 4.49%, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 4.31% और फ्रांस जो है वह कितना है? वह भी 4.31% है। तो मैक्सिमम शेयर किसके पास है? यूएसए के पास है। और इसके बाद जो बचता है रेस्ट अमाउंट, वह विश्व के अन्य देशों के पास बटा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा में। तो इसलिए यही कारण है यूएसए विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है, शेयर होल्डर है। अब तक जितने भी इसके अध्यक्ष बने हैं वह अमेरिकी ही रहे हैं, यूएसए के द्वारा ही अपॉइंट हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो जितना शेयर होल्ड करेगा उसकी उतनी ही शक्ति वर्ल्ड बैंक में अधिक होगी। और अभी तक किसका रहा है? अमेरिका का रहा। और अभी कौन है इसके चेयरपर्सन? अजय बंगा, जो अमेरिका के इंडियंस हैं, लेकिन अमेरिकन इंडियंस हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नॉमिनेटेड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। विश्व बैंक और भारत, एग्जैक्टली अब भारत का क्या मामला है और विश्व बैंक का सदस्य भारत कब बना? मैंने पहले ही बोला है, भारत जो है विश्व बैंक का मौलिक सदस्य है। एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में ही भारत विश्व बैंक की सदस्यता ले चुका है, 1944 में ही। तो आइए देखते हैं विश्व बैंक और भारत में, भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौते का मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में से, मींस क्या उसी समय यह मेंबरशिप ले चुका है। न केवल आईबीआरडी बल्कि आईएमएफ का भी, ध्यान रखिएगा, भारत आईबीआरडी और आईएमएफ का मौलिक सदस्य है, जो कि 1945 से ही इसकी सदस्यता ले चुका है। फिर 1956 में भारत ने आईएफसी और 1960 में आईडीए के संस्थापक सदस्य के भी रूप में रहा। 1956 में जब आईएफसी बना तो उस समय भी भारत उसके मौलिक सदस्य में था। 1960 में जब आईडीए बना उस समय भी भारत उसका सदस्य था। फिर भारत 1994 में मिग्गा का सदस्य बना, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का सदस्य भारत 1994 में बना। लेकिन आईसीएसआईडी का सदस्य भारत नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, भारत के किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। भारत का कहना है आईसीएसआईडी में जो है अमेरिका सबसे अधिक ताकतवर है, अमेरिका के द्वारा उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उस डिस्प्यूट्स का जो रिजोल्यूशन होता है उस रिजोल्यूशन कमिटी में नॉमिनेट किया जाता है और अपने अनुसार उसमें डिसीजन लिया जाता है, जिस कारण से भारत आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं बना है। भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, इसके पीछे भारत का तर्क है जो मैंने बोला अभी, आईसीएसआईडी कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। यह एक विवाद भी है, वर्ल्ड बैंक का एक कंसर्न भी है, जिसका भारत हमेशा से क्या करता है? विरोध करता रहा है। तो इस तरह से यह वर्ल्ड बैंक के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और अब ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को यहां एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग पॉइंट के साथ। आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल उपलब्ध कराना कौन करता है? या वर्ल्ड बैंक करता है। लेकिन एक चीज समझिएगा यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव में अगर देखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए दीर्घकालिक पूंजी और भुगतान संतुलन, ध्यान रखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फंड जो उपलब्ध कराया जाता है वह आईएमएफ के द्वारा कराया जाता है। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेक्शन के लिए उपलब्ध कराता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वर्ल्ड बैंक है। भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल, यहां पे वर्ड यूज्ड है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंफ्यूज नहीं करना, शॉर्ट टर्म आईएमएफ, लॉन्ग टर्म वर्ल्ड बैंक, दीर्घकालिक पूंजी निवेश को प्रेरित करना। फिर टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय फॉलोइंग वेज,
सदस्य देशों में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न उपाय करता है। पहला, निजी ऋण या पूंजी निवेश पर गारंटी प्रदान करना, जो आईएफसी का मैंने बोला था। आईएफसी का उद्देश्य ही है, अगर कोई निजी इन्वेस्टर को पे इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके लिए गारंटी, या फिर मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अगर किसी डिस्टर्ब कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक गारंटी देता है मिगा के थ्रू। तो यह करता है निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा, अगर उसके बाद भी कोई कंट्री निवेश नहीं करता है तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, खुद से निवेश करता है, खुद से निवेश को बढ़ावा देता है। तो दैट मीन्स कहने का सेंस हुआ, वर्ल्ड बैंक का अगर आप एक्सप्लेनेशन एक लाइन में देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड के इक्विटेबल ग्रोथ के लिए, संतुलित विकास के लिए, विकासशील देशों के विकास के गति को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह से उपाय को अपनाता है, अलग अलग तरह से अप्रोच को डेवलप करता है। हालांकि इसके साथ कुछ कंसर्न्स जुड़े हुए हैं, कुछ विवाद जुड़े हुए हैं, हम लोग उसको मेंस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है, फैक्ट्स है जो कि अपकमिंग एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में हम लोगों ने तो एक झलक में डिस्कस किया, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए बीओपी करेक्शन के लिए और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। लेकिन और क्या डिफरेंस है यह देखेंगे। फिर देखेंगे आईएमएफ के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश होते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड बैंक कैसे रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग जो है कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देखेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश होता है उस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंकिंग है और फर्स्ट रैंकिंग कौन किसका रहा है, इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्स, वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग, इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू।